क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग जब किसी से मिलते हैं तो पल भर में उन्हें अपना बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाते? इसका जवाब आपकी किस्मत में नहीं है। इसका जवाब किसी जादुई खूबी में भी नहीं है। इसका राज विज्ञान और मनोविज्ञान में छुपा है, और आज हम और आप मिलकर उसी गहराई को खोजने वाले हैं। आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम एक ऐसी असाधारण किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं जो इंसानी रिश्तों और मेलजोल के पीछे छुपी असली कला को हमारे सामने खोलती है। इस किताब का नाम है द लाइक स्विच, जिसे लिखा है जैक शेफर ने, जो खुद एक पूर्व FBI एजेंट रह चुके हैं। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक पूर्व FBI काउंटर इंटेलिजेंस एजेंट, जिसका मुख्य काम जासूसों और अपराधियों से बिना उन्हें भनक लगे गुप्त सूचनाएं निकलवाना था। वही व्यक्ति आज हमें यह सिखाता है कि किसी को भी कुछ ही मिनटों में अपना सच्चा मित्र कैसे बनाया जाए। हम में से ज्यादातर लोग नेटवर्किंग, डेटिंग या फिर साधारण सी दोस्ती करने में भी संघर्ष करते हैं। हम ये नहीं जानते कि एक गहरा और सच्चा जुड़ाव, जेन्युइन कनेक्शन कैसे बनाया जाए, या फिर सामाजिक झिझक, सोशल एंजाइटी की वजह से हम कोशिश ही नहीं करते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी को पसंद आना या लाइकेबिलिटी कोई जन्मजात खूबी है जो कुछ ही लोगों के पास होती है और बाकी के पास नहीं। लेकिन इस किताब में हम जैक शेफर द्वारा बताई गई उन तकनीकों को देखेंगे जो FBI द्वारा परखी और जांची गई है। आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी व्यक्ति को पल भर में अपने साथ सहज, सुरक्षित और मित्रवत महसूस कराया जाए। ये एक पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित मित्रता का सूत्र, फ्रेंडशिप फॉर्मूला है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख सकता है। चैप्टर 1, मित्रता का सूत्र, दी फ्रेंडशिप फॉर्मूला। दोस्ती कोई इत्तेफाक या रहस्यमयी चीज नहीं है। ये एक ऐसे अनुमानित सूत्र, प्रेडिक्टेबल फॉर्मूला पर काम करती है जिसमें 4 मुख्य चीजें शामिल होती हैं: निकटता, प्रॉक्सिमिटी, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, अवधि, ड्यूरेशन, और तीव्रता, इंटेंसिटी। ये चारों मिलकर ये तय करते हैं कि 2 लोग आपस में कितने करीब आ सकते हैं। लेखक समझाते हैं कि सच्चे रिश्ते बनाने के लिए ये चारों कारक आपस में मिलते हैं। निकटता, प्रॉक्सिमिटी, जितना ज्यादा आप शारीरिक रूप से किसी के करीब होते हैं, जुड़ाव की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, जितनी बार आप किसी से मिलते हैं उतनी ही ज्यादा जान पहचान और सहजता बढ़ती है। अवधि, ड्यूरेशन, आपकी हर बातचीत कितनी देर चलती है। जितनी लंबी बातचीत होगी, रिश्ता उतना ही गहरा होगा। तीव्रता, इंटेंसिटी, आपकी बातचीत भावनात्मक रूप से कितनी सार्थक है। जैसे कोई साझा किया गया संवेदनशील पल, किसी की सच्ची मदद करना, या कोई बहुत गहरी बात। लेखक सुझाव देते हैं कि यदि आप किसी के साथ गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन चारों कारकों को अपनी सूझबूझ से बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि निकटता संभव न हो तो आप अपनी बातचीत की तीव्रता को बढ़ाकर भी एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं। किताब में शेफर अपने खुद के FBI ट्रेनिंग के अनुभवों को साझा करते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ एजेंट कुछ ही मुलाकातों में अपने सूत्रों, सोर्सेज के साथ गहरा भरोसा बना लेते थे, जबकि अन्य लोग सालों तक सिर्फ सतही रिश्ते ही बनाए रखते थे। इसका मुख्य फर्क यह था कि सफल एजेंट इन चारों कारकों, विशेषकर तीव्रता और बारंबारता, का पूरी समझदारी के साथ इस्तेमाल करते थे। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक सहकर्मी जिसे आप रोज कार्यालय में देखते हैं, लेकिन कभी कोई सार्थक बातचीत नहीं करते। सालों बीत जाने के बाद भी आप सिर्फ एक दूसरे के परिचित, एक्वेंटेंसेस ही बने रहते हैं, क्योंकि वहां बातचीत की गहराई या तीव्रता गायब होती है। इसके विपरीत, एक नया व्यक्ति जिससे आप शायद जीवन में सिर्फ एक ही बार मिले हों, लेकिन उनके साथ एक बेहद गहरी और दिल से जुड़ी हुई बातचीत हुई हो, आप उनके साथ
तुरंत एक अपनापन महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उस मुलाकात की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। मनोविज्ञान की दुनिया में ये मियर एक्सपोजर इफेक्ट और रिश्ते के विकास पर हुई रिसर्च से जुड़ा हुआ है। सोशल साइकोलॉजी लगातार ये साबित करती है कि निकटता और बार बार आमने सामने आना किसी को भी पसंद किए जाने की संभावना को बढ़ा देता है, और भावनात्मक तीव्रता हमारे जुड़ाव की गति को कई गुना तेज कर देती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? किसी भी रिश्ते को गहरा करने के लिए सोचिए कि इन चारों कारकों में से आप किसे होशपूर्वक बढ़ा सकते हैं। क्या आप ज्यादा बार मिल सकते हैं, लंबी बातें कर सकते हैं, या फिर कुछ ज्यादा सार्थक और खुला साझा कर सकते हैं? एक अभ्यास कीजिए। अपनी जिंदगी के किसी ऐसे रिश्ते के बारे में सोचिए जिसे आप और गहरा करना चाहते हैं, और आज ही कोई ऐसा छोटा सा कदम उठाइए जो उसकी तीव्रता या मिलने की आवृत्ति को बढ़ा दे। एक शक्तिशाली सोच। सच्चे रिश्ते इत्तेफाक से नहीं बनते, वे निकटता, समय और एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों की गहराई से गढ़े जाते हैं। मित्रता का स्वर्णिम नियम, दी गोल्डन रूल ऑफ फ्रेंडशिप। लोग हमेशा उन इंसानों को पसंद करते हैं जो उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस करवाते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन सार्वभौमिक नियम है जो हर सफल रिश्ते की जड़ में होता है। लेखक एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत समझाते हैं। लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोगों को प्रभावित करने के लिए हमें अपनी उपलब्धियों और अपनी खूबियों के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। जब हम दूसरों को उनके बारे में अच्छा महसूस कराते हैं, जैसे सच्ची तारीफ करके, पूरा ध्यान देकर या उन्हें सम्मान देकर, तो वे अनजाने में उस अच्छी भावना को हमारे साथ जोड़ लेते हैं और हमें पसंद करने लगते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बदलाव है। अपना ध्यान मैं कैसा दिख रहा हूं से हटाकर इस बात पर केंद्रित करना कि मैं सामने वाले को कैसा महसूस करवा रहा हूं। किताब में शेफर एक ऐसे FBI सूत्र का उदाहरण देते हैं जो शुरुआत में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन जब शेफर ने अपना तरीका बदला, उस व्यक्ति के प्रति सच्ची जिज्ञासा दिखाई और उसकी विशेषज्ञता को दिल से सराहा, तो वो सूत्र धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। वो सिर्फ किसी जानकारी के दबाव में नहीं, बल्कि इसलिए खुला क्योंकि वो शेफर के साथ खुद को सम्मानित और मूल्यवान महसूस कर रहा था। इसे अपने आसपास देखकर समझिए। एक व्यक्ति जो पार्टी में सिर्फ अपनी ही सफलताओं के बारे में बात करता रहता है, लोग उसे बोरिंग या स्वार्थी मानते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाता है, उनसे सवाल पूछता है और उनकी सुनता है, लोग उसे एक शानदार बातचीत करने वाला मानते हैं, भले ही उसने अपने बारे में बहुत कम बात क्यों न की हो। मनोविज्ञान की दुनिया में ये सेल्फ एनहांसमेंट थ्योरी से जुड़ा हुआ है। सामाजिक मनोविज्ञान ये बताता है कि इंसान स्वाभाविक रूप से उन रिश्तों की तरफ खिंचता है जो उसकी आत्मछवि और आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को सकारात्मक रूप से सहारा देते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी हर बातचीत में होशपूर्वक ये सोचिए, मैं इस व्यक्ति को खुद के बारे में अच्छा महसूस कैसे करवा सकता हूं, और उन्हें सराहने के लिए हमेशा कोई सच्ची और खास वजह ढूंढिए। एक अभ्यास कीजिए। आज किसी एक व्यक्ति को कोई सच्ची और खास तारीफ दीजिए जो उन्हें खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस करवाए। एक शक्तिशाली सोच। जब आप दूसरों को यह एहसास कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो वे आपको अपने दिल के सबसे करीब पा लेते हैं। चैप्टर 3, पसंद किए जाने के गैर शाब्दिक संकेत, नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑफ लाइकिंग, हमारी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज और विशेष तौर पर इसके कुछ सूक्ष्म संकेत अनजाने में ये बात संचारित करते हैं कि हम मिलनसार हैं या खतरनाक। इनका समझदारी से इस्तेमाल करके आप पल भर में आपसी तालमेल, रैपोर्ट बना सकते हैं। लेखक उन खास और वैज्ञानिक रूप से परखे गए गैर शाब्दिक संकेतों को समझाते हैं जो मित्रता का संदेश देते हैं। आईब्रो फ्लैश। आईब्रो फ्लैश जब आप किसी को देखते हैं तो पल भर के लिए
अपनी भौहों को ऊपर उठाना, ये दुनिया भर की संस्कृतियों में मित्रता का एक सार्वभौमिक संकेत है। सिर का झुकाव, हेड टिल्ट, बातचीत के दौरान गर्दन को थोड़ा झुकाना, जो शरीर की संवेदनशील और सुरक्षित धमनियों को खोलता है और अनजाने में विश्वास का संदेश देता है। सच्ची मुस्कान, जेन्युइन स्माइल, वो मुस्कान जो सिर्फ होठों पर नहीं बल्कि आंखों तक पहुंचती है। खुली हुई शारीरिक मुद्रा, ओपन बॉडी पॉस्चर, हाथों या पैरों को बांधकर खड़े होने से बचना। लेखक समझाते हैं कि ये संकेत विकास के इतिहास से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि यदि हम अंदर से सचमुच दोस्ताना महसूस कर रहे हैं तो हम इन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन इनका जानबूझकर और सचेत अभ्यास करके हम अपनी स्वीकार्यता और मिलनसारिता, अप्रोचेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। किताब में शेफर अपना खुद का अनुभव साझा करते हैं जब उन्होंने एक कठिन FBI सूत्र के सामने इन संकेतों का होशपूर्वक इस्तेमाल किया। आईब्रो फ्लैश, सच्ची मुस्कान और खुली हुई शारीरिक मुद्रा। उन्होंने महसूस किया कि उस सूत्र की रक्षात्मक और तनी हुई शारीरिक भाषा धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी, और ये सब बिना एक भी शब्द कहे, सिर्फ इन गैर शाब्दिक इशारों की वजह से हुआ। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में देखकर समझिए। एक व्यक्ति जो हाथ बांधकर, बिना आंखें मिलाए और सख्त चेहरे के साथ खड़ा होता है, भले ही वो अंदर से बहुत मिलनसार हो, लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शारीरिक मुद्रा खुली हुई है, चेहरे पर सच्ची मुस्कान है और आंखों में अपनापन है, अजनबी लोग भी उसकी तरफ आसानी से खिंचे चले आते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिसर्च से जुड़ा हुआ है। अध्ययन जैसे इरेनियस इब्बेबेसफेल्ड का भौहों के उठने पर किया गया क्रॉसल काम, ये दिखाते हैं कि कुछ खास शारीरिक इशारे लगभग जन्मजात रूप से दुनिया भर में दोस्ती और अपनापन का संदेश देते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी अगली बातचीत में होशपूर्वक इन संकेतों का अभ्यास कीजिए। किसी से मिलते वक्त हल्का सा आईब्रो फ्लैश दीजिए। बात सुनते वक्त सिर को थोड़ा झुकाइए। चेहरे पर सच्ची मुस्कान रखिए और खुली हुई शारीरिक मुद्रा अपनाइए। एक अभ्यास कीजिए। आज किसी से भी मिलते वक्त जानबूझकर आईब्रो फ्लैश और सच्ची मुस्कान का अभ्यास कीजिए। एक शक्तिशाली सोच, शब्दों के बिना भी आपका व्यक्तित्व बहुत कुछ कह जाता है। जब आपकी शारीरिक भाषा में अपनापन होता है तो पूरी दुनिया आपकी अपनी बन जाती है। चैप्टर 4, बातचीत की शुरुआत करने की कला, द आर्ट ऑफ द आइस ब्रेकर। बातचीत शुरू करना, विशेष तौर पर अजीब अजनबियों के साथ, एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसमें कुछ ऐसी खास और कम दबाव वाली तकनीकें होती हैं जो किसी भी तरह की असहजता, ऑकवर्डनेस को दूर करने में बहुत मदद करती है। लेखक कुछ बेहद व्यावहारिक और असरदार तरीके सुझाते हैं। सीधे सवाल पूछने के बजाय टिप्पणी, कमेंट्स ओवर क्वेश्चंस, किसी चीज पर अपनी एक साधारण सी राय या ऑब्जर्वेशन शेयर करना। ये लाइन वाकई बहुत लंबी है, अक्सर किसी सीधे सवाल से ज्यादा प्राकृतिक तरीके से बातचीत की शुरुआत करता है। इससे सामने वाले को बिना किसी दबाव के जवाब देने का मौका मिलता है। छोटी मदद मांगना, आस्किंग फॉर हेल्प, किसी से कोई छोटी सी मदद मांगना जैसे रास्ता पूछना, तुरंत आपसी तालमेल बना लेता है, क्योंकि ये सामने वाले को एक सकारात्मक और मददगार हेल्पर की भूमिका में रख देता है। परिस्थितिजन्य टिप्पणियां, सिचुएशनल कमेंट्स, अपने आसपास के माहौल या साझा स्थिति, मौसम, कोई कार्यक्रम या जगह के बारे में बात करना एक सुरक्षित और तनाव मुक्त शुरुआत देता है। किताब में एक शर्मीले प्रोफेशनल का उदाहरण दिया गया है जो नेटवर्किंग इवेंट्स में बहुत संघर्ष करता था, क्योंकि वो हमेशा सीधे और औपचारिक परिचय, फॉर्मल इंट्रोडक्शंस की कोशिश करता था, जो बहुत अटपटा लगता था। लेकिन जब उसने सामान्य और सहज टिप्पणियों से शुरुआत की, यहाँ का खाना वाकई बहुत अच्छा है, क्या आपने कुछ ट्राई किया? तो उसकी बातचीत बिना किसी दबाव के स्वाभाविक और सुचारू रूप से बहने लगी। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में देखकर समझिए। एक व्यक्ति जो सामने आते ही सीधे पूछता है, आप क्या काम करते हैं?
तो बातचीत थोड़ी सख्त और इंटरव्यू जैसी महसूस होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो किसी सहज अवलोकन से शुरुआत करता है, बातचीत बहुत प्राकृतिक और ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ती है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये कन्वर्सेशनल साइकोलॉजी और सामाजिक सहजता पर हुई रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि कम दबाव वाले और अप्रत्यक्ष बातचीत की शुरुआत करने वाले तरीके बहुत कम सामाजिक चिंता पैदा करते हैं, जबकि सीधे सवालों से सामने वाला व्यक्ति खुद को असहज या कटघरे में खड़ा महसूस कर सकता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी अगली सामाजिक स्थिति में सीधे सवाल पूछने के बजाय किसी सहज टिप्पणी या अवलोकन से अपनी बात की शुरुआत करें। एक अभ्यास कीजिए। अपनी अगली बातचीत किसी अजनबी या परिचित के साथ किसी परिस्थितिजनक टिप्पणी या छोटी सी मदद की गुहार के साथ शुरू कीजिए। एक शक्तिशाली सोच। बातचीत की शुरुआत करने के लिए किसी बड़े करिश्मे की जरूरत नहीं होती। एक सहज और सच्ची बात ही दिलों के बीच की दूरी को मिटा देती है। चैप्टर 5, लोगों को पढ़ना, शरीर की भाषा को डिकोड करना, हाउ टू रीड पीपल। दूसरों की शारीरिक भाषा को ठीक से पढ़ना, विशेष तौर पर उनकी रुचि या बेचैनी, डिस्कम्फर्ट के संकेतों को आपको वास्तविक समय में अपने बात करने के तरीके को बदलने की क्षमता देता है। लेखक शरीर की भाषा के कुछ ऐसे खास संकेतों को समझाते हैं जो रुचि या अनिच्छा को दर्शाते हैं। रुचि के संकेत, इंटरेस्ट सिग्नल्स, आपकी तरफ थोड़ा झुकना, आपके शारीरिक हावभाव की नकल करना, मिररिंग, पैरों का आपकी दिशा में होना, आंखों का लगातार संपर्क, सस्टेन्ड आई कांटेक्ट और सच्ची मुस्कान। बेचैनी या रुचि न होने के संकेत, डिस्कम्फर्ट, डिसइंटरेस्ट सिग्नल्स, पीछे की तरफ झुकना, पैरों का बाहर निकलने के दरवाजे की तरफ इशारा करना, हाथ बांध कर बैठना, आंखों का संपर्क बहुत कम रखना और बनावटी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती। लेखक सुझाव देते हैं कि इन संकेतों को बातचीत के दौरान ही भांपकर आप अपनी शैली को तुरंत बदल सकते हैं। यदि कोई बेचैनी दिखा रहा है तो विषय बदल दीजिए या उन्हें थोड़ी जगह दीजिए, और यदि कोई सच्ची दिलचस्पी दिखा रहा है तो बातचीत को और गहरा कीजिए। किताब में शेफर अपने पूछताछ, इंटेरोगेशन के अनुभव को साझा करते हैं, जहां उन्होंने एक संदिग्ध के पैरों की दिशा पर गौर किया। जब भी बातचीत किसी खास विषय पर आती, उस संदिग्ध के पैर अनजाने में बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा करने लगते थे। ये उसकी बेचैनी और भीतर छिपे अपराध बोध का एक बहुत बड़ा संकेत था, जिसे वो जुबान से लगातार झुठला रहा था। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। डेट पर गया एक व्यक्ति अपने पार्टनर के बंधे हुए हाथों और न्यूनतम आंख के संपर्क, मिनिमल आई कांटेक्ट को नजरअंदाज करके अपनी ही कहानी सुनाए जाता है। वहां कोई गहरा जुड़ाव नहीं बन पाता। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति जो इन संकेतों को भांपकर तुरंत विषय बदल देता है या दूसरे को बोलने का मौका देता है, वहां बातचीत में अपने आप सुधार आ जाता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये नॉन वर्बल लीकेज और डिसेप्शन डिटेक्शन रिसर्च से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान के अध्ययन ये साबित करते हैं कि शरीर की भाषा अक्सर हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा सच और सच्ची भावनाएं बयां करती है, क्योंकि गैरशाब्दिक इशारों पर काबू पाना बहुत कठिन होता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी बातचीत के दौरान होशपूर्वक सामने वाले के शरीर के इशारों पर नजर रखिए। उनके पैरों की दिशा, हाथों की स्थिति और आंखों का संपर्क, और उसी हिसाब से खुद को ढालिए। एक अभ्यास कीजिए। अपनी अगली बातचीत में सामने वाले की शारीरिक भाषा को ध्यान से देखिए, विशेष तौर पर उनके पैरों और हाथों के संकेतों को नोटिस कीजिए। एक शक्तिशाली सोच। शब्द अक्सर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर की भाषा कभी झूठ नहीं बोलती। जो लोग इसे पढ़ना सीख जाते हैं, वे इंसानी दिलों के राज जान लेते हैं। चैप्टर 6, एक भरोसेमंद मित्र बनने की कला, प्लेटिनम नियम, द प्लैटिनम रूल। सच्चा और टिकाऊ भरोसा प्लेटिनम नियम से आता है, यानी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा वे चाहते हैं कि उनके साथ किया जाए, न कि वैसा जैसा आप खुद अपने लिए चाहते हैं।
जिसे हम पारंपरिक रूप से गोल्डन रूल कहते हैं। लेखक समझाते हैं कि पारंपरिक गोल्डन रूल की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि हर इंसान की जरूरतें और पसंद अलग अलग होती है। प्लेटिनम नियम हमें यह सिखाता है कि हम होशपूर्वक इस बात पर गौर करें कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह का व्यवहार पसंद करता है। कुछ लोग सीधी और स्पष्ट प्रतिक्रिया चाहते हैं, तो कुछ लोग कोमल प्रोत्साहन, कुछ लोग अपनी आजादी यानी स्पेस चाहते हैं, तो कुछ लोग लगातार साथ और ध्यान, और फिर अपनी शैली को उनकी खास जरूरतों के हिसाब से ढाल लें। इसके लिए सामान्य सी अच्छाई से कहीं ज्यादा गहरी सहानुभूति और सजगता की जरूरत होती है। किताब में एक ऐसे मैनेजर का उदाहरण दिया जाता है जो अपने सभी टीम के सदस्यों के साथ एक जैसा ही बर्ताव करता था, लगातार और विस्तार से काम की समीक्षा करना, जो उसे खुद बहुत पसंद था। लेकिन एक टीम का सदस्य जो आजाद रहकर स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करता था, इस तरीके से घुटता हुआ सब महसूस करने लगा। जब उस मैनेजर ने प्लेटिनम नियम को अपनाया, उस खास कर्मचारी को ज्यादा स्वायत्तता, ऑटोनॉमी दी और दखलंदाजी कम की, तो न सिर्फ उनके बीच का रिश्ता सुधरा, बल्कि उस कर्मचारी के काम के नतीजे भी बेहतर हो गए। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन से समझकर देखिए। एक दोस्त जो अपने दुखी साथी को तुरंत सलाह देने लगता है क्योंकि वो खुद को सलाह मिलना पसंद करता है, लेकिन इससे उस दोस्त को ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसे सुना ही नहीं। इसके विपरीत दूसरा दोस्त जो पहले ये पूछता है, क्या तुम्हें इस वक्त कोई सलाह चाहिए या तुम चाहते हो कि मैं बस तुम्हारी बात सुनूं, तो उस दुखी इंसान को यह एहसास होता है कि उसे सच में गहराई से समझा जा रहा है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये व्यक्तिकृत सहानुभूति और परिप्रेक्ष्य लेने की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान ये सिखाता है कि सच्ची सहानुभूति सिर्फ दूसरों की भावनाओं को महसूस करना नहीं है, बल्कि सामने वाले की खास और अनूठी जरूरतों को समझकर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देना है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने करीबी रिश्तों में होशपूर्वक ये देखिए कि हर इंसान किस तरह का समर्थन या व्यवहार पसंद करता है, और अपनी शैली को अपनी पसंद के बजाय उनकी पसंद के अनुसार ढालिए। एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी बहुत करीबी रिश्ते में सीधे तौर पर पूछिए, तुम्हें इस वक्त किस तरह के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है? सलाह की या सिर्फ सुनने वाले की? एक शक्तिशाली सोच। दूसरों से वैसा व्यवहार मत कीजिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, बल्कि उनके साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा वे अपने लिए चाहते हैं। यही सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी कुंजी है। चैप्टर 7, बात की गहराई और सक्रिय रूप से सुनने की ताकत, द पावर ऑफ वैलिडेशन एंड एक्टिव लिसनिंग। सच्ची और सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग, जहां आप सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं और नजरिए को पूरी स्पष्टता के साथ स्वीकार करते हैं, सबसे शक्तिशाली संबंध बनाने वाले औजारों में से एक है। लेखक समझाते हैं कि ज्यादातर लोग जब किसी की सुन रहे होते हैं, तो वे असल में अपनी अगली बात या जवाब की तैयारी कर रहे होते हैं, न कि सामने वाले को सचमुच समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। सच्ची सक्रिय सुनने की कला में ये बातें शामिल होती हैं: अपना पूरा ध्यान देना, फोन और अन्य भटकावों को दूर रखना, सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराना, तो आपका मतलब यह है कि, और उनकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना, यह वाकई बहुत निराशाजनक रहा होगा। ये स्वीकृति, भले ही आप उनके समाधान या राय से पूरी तरह सहमत न हों, सामने वाले को यह महसूस कराती है कि उन्हें गहराई से सुना और सराहा जा रहा है, जो किसी भी रिश्ते में भरोसे और अपनापन की असली नींव होती है। किताब में शेफर पूछताछ, इंटेरोगेशन का एक ऐसा वाकया साझा करते हैं जहां जानकारी उगलवाने के बजाय उन्होंने सिर्फ धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनी और उसकी झुंझलाहट को पूरी सहजता से स्वीकार किया। ये व्यवस्था वाकई अनुचित लग सकती है। बिना किसी दावे पर अपनी सहमति या असहमति जताए, इस छोटी सी स्वीकृति ने उस संदिग्ध को इतना सहज कर दिया कि वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से ज्यादा जानकारी साझा करने लगा। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक दोस्त जो अपनी सखी की समस्या सुनते ही
तुरंत समाधान सुझाने लगता है। उससे सखी को ऐसा लगता है कि उसकी बात को खारिज कर दिया गया है। वही दूसरा दोस्त जो पहले उसकी भावनाओं को स्वीकार करता है, ये वाकई बहुत कठिन स्थिति लग रही है, और फिर पूछता है कि क्या उसे किसी सलाह की जरूरत है, तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसे पूरा सम्मान और अपनापन मिल रहा है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये कार्ल रोजर्स के पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के मुख्य सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, जहां बिना किसी पूर्वाग्रह के दी गई सकारात्मक दृष्टि और सच्ची स्वीकृति चिकित्सीय रिश्तों की रीढ़ होती है। और ये सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन के रिश्तों में भी उतने ही जादुई तरीके से काम करते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी अगली बातचीत में अपना अगला जवाब सोचने के बजाय सामने वाले को दिल से सुनिए और उनकी भावनाओं को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कीजिए, भले ही आप उनसे पूरी तरह सहमत न हों। एक अभ्यास कीजिए। अपनी अगली बातचीत में कम से कम एक बार सामने वाले की भावना को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करें। यह वाकई आपके लिए बहुत भावना भरा रहा होगा। एक शक्तिशाली सोच। सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है। जब आप किसी को पूरी तल्लीनता और बिना जज किए सुनते हैं, तो आप उसे उसकी अपनी ही नजरों में और भी कीमती बना देते हैं। चैप्टर 8, दोस्ती को संवारना और बनाए रखना, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप्स। दोस्तियां प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती हैं यदि उनकी सक्रिय रूप से देखभाल न की जाए। और जब कभी आपसी मनमुटाव या विवाद होते हैं, तो सही तरीके से रिश्ते को सुधारने की कोशिशें उस बंधन को कमजोर करने के बजाय और ज्यादा मजबूत बना देती है। लेखक समझाते हैं कि रिश्ते किसी भी जीवित चीज की तरह देखभाल मांगते हैं। बिना नियमित संपर्क और निवेश के गहरी से गहरी दोस्ती भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। वे सुझाव देते हैं कि समय समय पर हालचाल लेते रहना चाहिए, छोटे छोटे प्रेमपूर्ण हावभाव दिखाने चाहिए, जन्मदिन याद रखना या अचानक ये संदेश भेजना कि आज मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, और अपनी लगातार मौजूदगी बनाए रखनी चाहिए। जहां तक आपसी विवादों की बात है, वे सलाह देते हैं कि अपनी गलती को बिना किसी बचाव की मुद्रा में आए तुरंत स्वीकार करना, सामने वाले के नजरिए को खुले दिल से समझने की कोशिश करना, और एक आम माफ करना कहने के बजाय पूरी ईमानदारी से अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना। किताब में 2 ऐसे दोस्तों का उदाहरण दिया जाता है जिनके बीच की दोस्ती एक गलतफ हमी की वजह से तनावपूर्ण हो गई थी। जब एक दोस्त ने अपनी तरफ से सफाई देने या बचाव करने के बजाय दूसरे के नजरिए को शांति से सुना और अपनी गलती को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, मैं समझ सकता हूं कि मेरी वो बात आपको ठेस पहुंचा गई होगी। मुझे इसका बहुत अफसोस है। तो वो दोस्ती न सिर्फ ठीक हो गई, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो किसी झगड़े या मनमुटाव के बाद उस रिश्ते से ही कट जाता है, उसकी दोस्ती धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति जो सामने से बढ़कर उस मनमुटाव को दूर करता है और सच्ची माफी मांगता है, उसका रिश्ता उस संघर्ष के बाद पहले से भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये रिलेशनशिप रिपेयर और कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन ये दिखाते हैं कि जो रिश्ते आपसी झगड़ों और मतभेदों को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, वे अक्सर उन रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं जिनमें कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं, क्योंकि सफल सुधार ये साबित करता है कि दोनों के बीच अटूट भरोसा और प्रतिबद्धता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने खास और महत्वपूर्ण दोस्तों के साथ नियमित रूप से छोटे छोटे जुड़ाव बनाए रखें, और जब कभी कोई मनमुटाव हो तो बचाव की मुद्रा में आने के बजाय अपनी गलती को खुले दिल से स्वीकार करें। एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी ऐसे पुराने दोस्त को जिससे काफी समय से बात नहीं हुई है, एक छोटा सा प्यारा सा संदेश भेजें। आज अचानक तुम्हारी याद आई, सब कैसा चल रहा है? एक शक्तिशाली सोच। रिश्ते कांच की तरह नाजुक नहीं होते। अगर उन्हें प्यार और समझदारी से जोड़ा जाए तो हर मनमुटाव के बाद वे और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। चैप्टर 9,
डिजिटल युग में चारिश्मा और मित्रता, करिश्मा इन द डिजिटल एज, मित्रता और संबंध बनाने के सिद्धांत ऑनलाइन भी पूरी तरह से काम करते हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे टेक्स्ट संदेशों में सही भाव, टोन पहुंचाना और अपनी डिजिटल उपस्थिति, प्रेजेंस को मजबूत बनाना। लेखक समझाते हैं कि ऑनलाइन बातचीत में वे गैर शाब्दिक इशारे, नॉन वर्बल क्यूज गायब होते हैं, जो आमने सामने की बातचीत में हमारी टोन और शारीरिक भाषा को बयां करते हैं। इसलिए वहां थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इमोजी या शब्दों का सही चुनाव, इसके जरिए अपनी बातों में अपनापन और गर्माहट पहुंचाना। त्वरित प्रतिक्रिया, फास्ट रिस्पॉन्स, जल्दी जवाब देना इस बात का संकेत है कि आप सामने वाले को तवज्जो दे रहे हैं। व्यक्तिगत संदेश, पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, सामान्य और घिसे पिटे जेनेरिक संदेश भेजने के बजाय पूरी तरह से खास और व्यक्तिगत संदेश भेजना। लेखक ये भी सुझाव देते हैं कि डिजिटल संपर्कों को समय समय पर वॉइस कॉल या आमने सामने की मुलाकातों में बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि केवल टेक्स्ट पर आधारित रिश्ते अक्सर सतही, सरफेस लेवल ही बनकर रह जाते हैं। किताब में एक प्रोफेशनल का उदाहरण दिया जाता है जिसने लिंक्डइन पर अपने नेटवर्किंग का तरीका बदला। सामान्य और रूखे कनेक्शन अनुरोध भेजने के बजाय उसने हर अनुरोध के साथ एक खास और व्यक्तिगत टिप्पणी जोड़ी, सामने वाले की किसी हालिया पोस्ट या उपलब्धि के बारे में। इससे उसके जवाब मिलने की दर, रिस्पॉन्स रेट और उसके रिश्तों की गुणवत्ता में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो ऑनलाइन नेटवर्किंग में सिर्फ कॉपी पेस्ट किए हुए सामान्य संदेश भेजता है, उन्हें बहुत कम जवाब मिलते हैं और उनके रिश्ते कमजोर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान हर संदेश को व्यक्तिगत बनाता है, खास टिप्पणियां और सवाल पूछता है, उन्हें बहुत बेहतरीन जवाब मिलते हैं और वे सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में ये कंप्यूटर मध्यस्थ संचार रिसर्च, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि ऑनलाइन रिश्ते भी, यदि उन्हें पूरी समझदारी और अपनापन के साथ निभाया जाए, उतने ही गहरे और सार्थक हो सकते हैं जितने आमने सामने के रिश्ते, बशर्ते संदेश सतही और रोबोटिक न हो। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी डिजिटल बातचीत को व्यक्तिगत बनाइए, सामान्य संदेशों के बजाय खास और विचारशील टिप्पणियां लिखिए और अपने महत्वपूर्ण डिजिटल संपर्कों को समय समय पर वॉइस या वीडियो कॉल में बदलिए। एक अभ्यास कीजिए, अपने अगले डिजिटल नेटवर्किंग संदेश को पूरी तरह व्यक्तिगत बनाइए। उसमें कोई ऐसी खास बात जोड़िए जो बिल्कुल सामान्य या घिसी पिसी न हो। एक शक्तिशाली सोच, टेक्नोलॉजी ने दूरियों को मिटा दिया है, लेकिन दिलों को जोड़ने के लिए आपके शब्दों में सच्ची गर्माहट और परवाह होनी चाहिए। चैप्टर 10, जीवन भर के लिए सार्थक रिश्तों का निर्माण, बिल्डिंग अ लाइफ टाइम ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शंस। इस किताब का अंतिम उद्देश्य सिर्फ कुछ अलग अलग तकनीकें सिखाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा गर्मजोशी से भरा और जुड़ा हुआ जीवन जीने का तरीका विकसित करना है जो पूरी जिंदगी भर समृद्ध और सार्थक रिश्तों का निर्माण कर सके। लेखक इस किताब का समापन एक बेहद खूबसूरत और एकीकृत दृष्टिकोण के साथ करते हैं कि ये सभी तकनीकें, मित्रता का सूत्र, स्वर्णिम नियम, गैर शाब्दिक संकेत और सक्रिय रूप से सुनना, अंततः एक ही सरल और सुंदर दर्शन की ओर इशारा करती है। दूसरों के प्रति सच्ची, निरंतर परवाह और ध्यान। वे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये तकनीकें कोई लोगों को धोखा देने वाली चालाकियां नहीं हैं। यदि इन्हें सच्चे दिल और परवाह के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो ये सिर्फ आपकी कुदरती गर्माहट और अपनापन को असरदार तरीके से सामने लाने के व्यवस्थित रास्ते हैं। जीवन भर के लिए सार्थक रिश्ते बनाने के लिए ये सिद्धांत कोई एक बार सीख लेने वाली चीज नहीं है, बल्कि हर रोज जीने की एक आदत होनी चाहिए। किताब के अंत में शेफर अपने खुद के करियर को याद करते हैं, कैसे FBI के उन मुश्किल और अविश्वास से भरे माहौल में भी सच्चे मानवीय जुड़ाव के ये सिद्धांत काम करते थे
और कैसे उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के बाद भी अपनी निजी जिंदगी में इन सिद्धांतों को जारी रखा, जिससे उनका जीवन और भी ज्यादा समृद्ध और जुड़ाव से भर गया। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक इंसान जो इन तकनीकों को सिर्फ नेटवर्किंग हैक्स या अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने का जरिया मानता है, उसके रिश्ते हमेशा उथले, शैलो रहते हैं। इसके विपरीत, जो इंसान इन तकनीकों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच्ची परवाह के साथ ढाल लेता है, वो पूरी जिंदगी भर गहरे, स्थायी और सार्थक रिश्तों का निर्माण करता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये सामाजिक जुड़ाव और कल्याण, वेल बीइंग की रिसर्च से गहराई से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान लगातार ये साबित करता है कि सच्चे और अच्छे रिश्ते इंसान की खुशी और यहां तक कि लंबी उम्र के सबसे मजबूत पैमानों में से एक है। जो इन कौशलों को जीवन भर विकसित करने को एक बेहद मूल्यवान निवेश बनाता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? हर रोज अपनी बातचीत में इन सिद्धांतों को सच्ची परवाह के साथ अपनाइए। किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि एक ज्यादा समृद्ध और अपनेपन से भरी जिंदगी बनाने के लिए। एक अभ्यास कीजिए, अपनी इस पूरी सीख पर विचार कीजिए और सोचिए कि कल से आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते में इनमें से किस एक सिद्धांत को सबसे पहले लागू करेंगे। एक शक्तिशाली सोच। रिश्ते कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक बन जाते हैं। वे हर रोज दी गई आपकी छोटी सी परवाह और समय की खूबसूरत फसल होते हैं। चैप्टर 11, सुरक्षित दायरा, दूसरों को सुरक्षित महसूस कराना, द कंफर्ट जोन, मेकिंग अदर्स फील सेफ। हर इंसान लगातार और अनजाने में ये परखता रहता है कि कोई नया व्यक्ति उसके लिए सुरक्षित है या किसी खतरे की घंटी है। जितनी जल्दी आप खुद को सुरक्षित साबित कर पाते हैं, उतनी ही जल्दी एक सच्चा जुड़ाव संभव हो पाता है। लेखक समझाते हैं कि इंसानी दिमाग विकास के इतिहास के कारण हर नए व्यक्ति को सबसे पहले मित्र या शत्रु के फिल्टर से गुजारता है। ये एक बहुत तेज और अचेतन प्रक्रिया है जो हमारी सुरक्षा के लिए विकसित हुई है। वे सुझाव देते हैं कि हम होशपूर्वक कुछ ऐसे सुरक्षा संकेत, कंफर्ट सिग्नल्स भेज सकते हैं जो इस फिल्टर को तुरंत सुरक्षित घोषित करने में मदद करते हैं। धीमी और बिना किसी खतरे वाली हरकतें, बातचीत में आवाज की शांत और मधुर टोन, उचित व्यक्तिगत दूरी, पर्सनल स्पेस बनाए रखना, अनुमान लगाने योग्य और सहज व्यवहार। जब सामने वाला व्यक्ति अचेतन रूप से खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तो उसका सुरक्षा कवच, गार्ड डाउन, हट जाता है और एक सच्ची व खुली बातचीत संभव हो जाती है। किताब में शेफर एक कठिन पूछताछ, इंटेरोगेशन के विषय का उदाहरण देते हैं, जो शुरुआत में बेहद रक्षात्मक, डिफेंसिव था। शेफर ने अपनी शारीरिक भाषा को धीमे, अनुमानित और गैर खतरनाक रूप में ढाला, अचानक की जाने वाली हरकतों से बचे, उचित दूरी बनाए रखी और शांत आवाज का इस्तेमाल किया, जिससे धीरे धीरे उस संदिग्ध की तनी हुई शारीरिक भाषा ढीली पड़ने लगी और एक सच्ची व खुली बातचीत संभव हो पाई। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नए समूह में अचानक बहुत तेज, चीखने चिल्लाने वाला या अप्रत्याशित व्यवहार करता है, लोग अनजाने में उससे दूरी बना लेते हैं। इसके विपरीत, जो इंसान शांत, सहज और मिलनसार उपस्थिति बनाए रखता है, लोग स्वाभाविक रूप से उसके करीब सुरक्षित महसूस करते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में ये खतरे के आकलन और एमिगडाला प्रतिक्रिया, थ्रेट असेसमेंट एंड अम्यगदला रिस्पॉन्स की न्यूरोसाइंस रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि दिमाग नए सामाजिक संकेतों को बहुत तेजी से खतरे के पैमाने पर परखता है, जिसे जानबूझकर भेजे गए सुरक्षित संकेतों से सकारात्मक रूप से बदला जा सकता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी शारीरिक भाषा, आवाज के उतार चढ़ाव और हरकतों को शांत, सहज और गैर खतरनाक रखिए, विशेष तौर पर नए लोगों के साथ शुरुआती मुलाकातों में। एक अभ्यास कीजिए, किसी नए व्यक्ति के साथ अपनी अगली बातचीत में जानबूझकर अपनी हरकतों और आवाज की टोन को धीमा और शांत रखिए।
एक शक्तिशाली सोच। जब आप दूसरों को यह विश्वास दिला देते हैं कि आपके साथ वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो उनके दिल के सारे दरवाजे आपके लिए अपने आप खुल जाते हैं। चैप्टर 12, तारीफ की कला, सच्ची सराहना देना, द आर्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, गिविंग जेन्युइन प्रेज। सटीक और असरदार तारीफें कभी भी सामान्य, जेनेरिक नहीं होती, बल्कि बेहद खास होती है, और उनकी ताकत तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब वे किसी ऐसी बात या खूबी को सराहती है जिसे आमतौर पर दूसरे लोग नोटिस नहीं करते। लेखक समझाते हैं कि सामान्य तारीफें, तुम बहुत अच्छे हो या तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज्यादा असर नहीं छोड़ती, क्योंकि वे अक्सर बनावटी या सतही लग सकती है। सच्ची और शक्तिशाली तारीफें हमेशा खास होती है। वे किसी निश्चित काम, खूबी या छोटी से छोटी बात को उजागर करती है। लेखक विशेष रूप से उन खूबियों की तारीफ करने की सलाह देते हैं जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, जैसे किसी की संवेदनशीलता या परवाह करने की आदत, जिसे उनकी बड़ी सफलताओं के बीच कोई नहीं देखता, या उनकी निरंतरता, जो किसी बड़े कारनामे से ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन कम सराही जाती है। इस तरह की खास और अलग तारीफें दिल पर गहरी छाप छोड़ती है और बेहद सार्थक होती है, क्योंकि वे ये दिखाती है कि आपने सामने वाले को कितनी बारीकी से देखा और परखा है। किताब में एक उदाहरण दिया जाता है जहां एक व्यक्ति ने अपने सहकर्मी की सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन स्किल के लिए तारीफ नहीं की, जिसे हर कोई नोटिस करता था, बल्कि उस धीरज और संयम के लिए उसकी सराहना की जो उसने एक बेहद मुश्किल क्लाइंट से डील करते वक्त दिखाया था, जिसे कोई और नहीं देख रहा था। यह खास और अनूठी सराहना उस सहकर्मी के लिए बेहद मायने रखती थी, और इससे उनके पेशेवर रिश्ते, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में एक नया और मजबूत जुड़ाव पैदा हो गया। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक इंसान जो सिर्फ सामान्य और घिसे-पिटे तरीके से अच्छा काम कहता रहता है, उसका प्रभाव बहुत सीमित होता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा इंसान जो खास और छिपी हुई खूबियों को सराहता है, मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि तुमने इस समस्या को इतने धैर्य और शांति से संभाला, वो सामने वाले के दिल पर एक गहरा और कभी न भूलने वाला असर छोड़ता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये मान्यता और पुष्टि की रिसर्च, रिकॉग्निशन एंड वैलिडेशन रिसर्च से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान ये सिखाता है कि खास और सच्ची सराहना विशेषकर उन चीजों के लिए जो आमतौर पर अनदेखी रह जाती है, सामान्य और सतही तारीफों की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी और असरदार होती है, क्योंकि ये आपका सच्चा ध्यान और अवलोकन साबित करती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी तारीफों को खास बनाइए और जब भी संभव हो उन खूबियों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो आमतौर पर अनदेखी रह जाती है, न कि सिर्फ सामने दिखने वाली बड़ी सफलताओं पर। एक अभ्यास कीजिए। आज किसी को एक ऐसा खास और अनूठा कॉम्प्लीमेंट दीजिए जो उनकी किसी ऐसी खूबी को सहेजे जिसे शायद ही कभी किसी ने सार्वजनिक रूप से सराहा हो। एक शक्तिशाली सोच। जब आप किसी की उन छोटी छोटी खूबियों की तारीफ करते हैं जिन पर किसी की नजर नहीं जाती, तो आप उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वे इस दुनिया में कितने विशेष और महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 13, बातचीत की झिझक से पार पाना, सोशल एंजाइटी को दूर करना, ओवरकमिंग सोशल एंजाइटी इन अप्रोच। सामाजिक झिझक या डर, यानी किसी नए व्यक्ति से बात करने का संकोच, एक आम और पूरी तरह से सुलझाई जाने वाली चुनौती है, जिसे छोटे और धीरे धीरे उठाए जाने वाले कदमों से काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेखक स्वीकार करते हैं कि बहुत से लोग, भले ही वे अंदर से बेहद मिलनसार और अच्छे हों, सोशल एंजाइटी की वजह से नए रिश्ते नहीं बना पाते। इसके लिए वे कुछ बेहद व्यावहारिक और आसान रणनीतियां सुझाते हैं। छोटी शुरुआत करना। स्टार्टिंग स्मॉल। किसी बड़े आयोजन, नेटवर्किंग इवेंट में जाने से पहले रोजमर्रा की छोटी और कम दबाव वाली बातचीत से शुरुआत करें, जैसे किसी दुकानदार या कैशियर से कैजुअल बात करना। अस्वीकृति को नए सिरे से समझना, रीफ्रेमिंग रिजेक्शन। ये समझें कि ज्यादातर ना या अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती। लोग अक्सर अपनी व्यस्तता
या अपने खराब मूड की वजह से वैसा बर्ताव करते हैं। पहले से तैयारी करना, प्रेपरेशन बातचीत की शुरुआत करने के लिए कुछ साधारण और सहज बातें। आइस ब्रेकर्स, पहले से तैयार रखना इस दबाव को पूरी तरह खत्म कर देता है कि अब मैं क्या कहूं। किताब में एक बेहद शर्मीले प्रोफेशनल का उदाहरण दिया जाता है जो नेटवर्किंग कार्यक्रमों से पूरी तरह दूर भागता था। जब उसने छोटी शुरुआत करने का तरीका अपनाया, हफ्तों तक सिर्फ कैशियर और वेटर के साथ हल्की फुल्की बातचीत का अभ्यास किया, तो उसका संकोच धीरे धीरे कम होने लगा और आखिरकार वो बड़े आयोजनों में भी पूरे आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लेने लगा। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो अपनी सामाजिक झिझक की वजह से मिलने जुलने के सारे मौके छोड़ देता है, वो पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पर अकेला रह जाता है। इसके विपरीत दूसरा इंसान जो धीरे धीरे छोटे कदमों से अपने डर पर काबू पाता है, वो समय के साथ एक बेहद आत्मविश्वासी और जीवंत सामाजिक जिंदगी विकसित कर लेता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये एक्सपोजर थेरेपी के सिद्धांतों, एक्सपोजर थेरेपी प्रिंसिपल्स से जुड़ा हुआ है। क्लिनिकल साइकोलॉजी ये साबित करती है कि धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से सामना करना कम जोखिम वाली स्थितियों से लेकर उच्च जोखिम वाली स्थितियों तक एंजाइटी को बहुत ज्यादा कम कर देता है, जबकि इसके उलट चीजों से भागना, अवॉइडेंस, डर को और ज्यादा गहरा या बदतर बना देता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? यदि सामाजिक झिझक आपको रोक रही है, तो सबसे पहले बहुत छोटे और सुरक्षित स्तर की बातचीत से शुरुआत करें, जैसे कैशियर या किसी राहगीर से, और धीरे धीरे अपने आराम के दायरे को बड़े आयोजनों तक बढ़ाएं। एक अभ्यास कीजिए। आज किसी बहुत ही सामान्य और कम दबाव वाली स्थिति में, जैसे डिलीवरी वाले या दुकानदार से, एक छोटी दोस्ताना बातचीत करने की कोशिश कीजिए। एक शक्तिशाली सोच, डर सिर्फ ख्यालों में बहुत बड़ा होता है। जब आप छोटे छोटे कदम बढ़ाकर उसका सामना करते हैं, तो आपका हर डर आपकी ताकत बन जाता है। चैप्टर 14, साझा अनुभवों के जरिए तालमेल बनाना, बिल्डिंग रैपोर्ट थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। साझा अनुभव, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, एक बहुत ही गहरा और तेजी से जुड़ने वाला बंधन बनाते हैं, क्योंकि वे हम दोनों ने इस पल को साथ जिया है का एक अनूठा और खास एहसास पैदा करते हैं। लेखक समझाते हैं कि साझा अनुभव, विशेष तौर पर थोड़े अनोखे, यादगार या हल्के फुल्के चुनौतियों से भरे अनुभव, रिश्तों की रफ्तार को कई गुना तेज कर देते हैं। वे एक ऐसी साझा कहानी, शेयर्ड नैरेटिव गढ़ते हैं जो सिर्फ उन दोनों इंसानों के बीच ही मौजूद रहती है। इन अनुभवों के लिए कोई बहुत बड़े कारनामे या एडवेंचर करने की जरूरत नहीं होती। किसी अप्रत्याशित परिस्थिति का मिलकर सामना करना, जैसे फ्लाइट का लेट हो जाना या कोई मजेदार दुर्घटना, किसी चुनौती भरे काम को साथ मिलकर पूरा करना या किसी अनोखे कार्यक्रम में हिस्सा लेना, ये सब मिलकर एक सच्चा अपनापन पैदा करते हैं, क्योंकि ये एक अंदरूनी और खास इनसाइडर कनेक्शन बना लेता है जो दूसरों के साथ साझा नहीं होता। किताब में 2 अजीब अजनबियों का उदाहरण दिया जाता है जो एक लेट हुई फ्लाइट में साथ फंस गए थे। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी साझा झुंझलाहट पर बात की, चुटकुले बांटे और एक ऐसा यादगार अनुभव तैयार किया जो उन्हें अचानक गहरे दोस्त बना गया। और ये सब सिर्फ एक छोटे से हल्के फुल्के चुनौती भरे साझा अनुभव की वजह से हुआ। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक टीम जो मिलकर किसी मुश्किल प्रोजेक्ट की डेडलाइन को पूरा करती है, वो उस अनुभव के बाद पहले से कहीं ज्यादा करीब हो जाती है, बजाय उस टीम के जो सिर्फ रोजमर्रा का साधारण और बिना किसी चुनौती का काम करती है। इसी तरह 2 लोग जो किसी अनोखे इवेंट, जैसे कोई कॉन्सर्ट या एडवेंचर ट्रिप में साथ जाते हैं, उनके बीच एक बहुत ही खास और स्थायी रिश्ता बन जाता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये साझा प्रतिकूलता और जुड़ाव की रिसर्च, शेयर्ड एडवर्सिटी एंड बॉन्डिंग रिसर्च से गहराई से जुड़ा हुआ है। सामाजिक मनोविज्ञान ये दिखाता है कि साझा किए गए और विशेष तौर पर
हल्के फुल्के चुनौतीपूर्ण या अनूठे अनुभव रिश्तों के बनने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं, क्योंकि वे एक खास और भावनात्मक याद को जन्म देते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? किसी रिश्ते को और गहरा करने के लिए सोचिए कि कोई छोटा सा साझा अनुभव कैसे पैदा किया जा सकता है। कोई नई गतिविधि साथ में आजमाना या किसी अनोखे कार्यक्रम में साथ जाना। एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी करीबी रिश्ते को और गहरा करने के लिए एक छोटा सा और अनूठा साझा अनुभव प्लान कीजिए, जैसे कोई नया कैफे साथ में ट्राई करना या कोई गतिविधि मिलकर करना। एक शक्तिशाली सोच। जब आप किसी के साथ किसी पल को कठिनाई या मजाक में पूरी शिद्दत से साझा करते हैं, तो वो पल हमेशा के लिए आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाता है। चैप्टर 15, रिश्तों में हास्य की भूमिका। द रोल ऑफ ह्यूमर इन कनेक्शन। हंसी मजाक, विशेष तौर पर साथ मिलकर हंसना, जुड़ाव पैदा करने का एक असाधारण रूप से शक्तिशाली और तेजी से असर करने वाला औजार है। सच्चा हास्य, खास तौर पर आत्मव्यंग्य, सेल्फ डेप्रिकेटिंग या स्थितिजनित, सिचुएशनल, तुरंत दो लोगों के बीच एक अनकहा तालमेल बिठा देता है। लेखक समझाते हैं कि हास्य इसलिए प्रभावी है क्योंकि हंसी एक शारीरिक, फिजियोलॉजिकल और साझा प्रतिक्रिया है जो तुरंत एक साथ जुड़ने का एहसास दिलाती है। वे सुझाव देते हैं कि सबसे सुरक्षित और असरदार हास्य के प्रकार है आत्मव्यंग्य, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, अपने ऊपर हल्के अंदाज में मजाक करना, जो आपकी विनम्रता, ह्यूमिलिटी और आपकी सरलता को दिखाता है। स्थितिजनित हास्य, सिचुएशनल ह्यूमर, किसी ऐसी बात पर टिप्पणी करना जो आप दोनों के साथ उस वक्त हो रही हो, जिससे आप दोनों उस अनुभव के एक साझेदार बन जाते हैं। वहीं दूसरों को निशाना बनाने वाला हास्य, खास तौर पर अजनबियों के प्रति व्यंग्य या कटाक्ष, जोखिम भरा होता है क्योंकि इसे अनजाने में ही बुरा या अपमानजनक माना जा सकता है। किताब में एक नेटवर्किंग इवेंट का उदाहरण दिया गया है जहां एक व्यक्ति ने अपनी घबराहट को एक हल्के मजाक में बदल दिया। मैं नेटवर्किंग इवेंट्स में इतना असहज हो जाता हूं कि मुझे अपना नाम तक भूलने का डर लगा रहता है। इस छोटी सी बात ने तुरंत तनाव को खत्म कर दिया और बाकी लोग भी सहज और खुले महसूस करने लगे। इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो दूसरों पर तंज कसता है, उससे लोग अनजाने में ही सावधान रहने लगते हैं। इसके विपरीत, जो इंसान अपने आप पर हल्का और गर्मजोशी भरा मजाक कर सकता है, लोग उसके साथ बहुत सहज और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में ये हास्य और सामाजिक जुड़ाव की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये साबित हो चुका है कि साथ मिलकर हंसने से शरीर में ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग हार्मोन निकलता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी बातचीत में बिना किसी को नीचा दिखाए, बस हल्के फुल्के अंदाज में अपने आप पर या उस परिस्थिति पर मजाक करना सीखिए। एक अभ्यास कीजिए। अपनी अगली बातचीत में किसी तनाव को तोड़ने के लिए अपने ऊपर कोई हल्का सा मजाक करके देखिए। एक शक्तिशाली सोच। हंसी वो छोटी सी कड़ी है जो दो अजनबियों के बीच के फासले को पल भर में पाट देती है। होस्ट पंकज कुमार राज। चैप्टर 16, धैर्य का खेल, रिश्ता बनाने में संयम। द लॉन्ग गेम, पेशेंस इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। सच्चे, गहरे और सार्थक रिश्ते रातों रात नहीं बनते। इस किताब में दी गई सारी तकनीकें कोई इंस्टेंट टूल नहीं है, बल्कि ये एक धैर्यपूर्ण, निरंतर और लंबे समय तक चलने वाले अभ्यास का हिस्सा है। लेखक किताब के इस पड़ाव पर एक बहुत ही जरूरी और जमीन से जुड़ी बात समझाते हैं कि हालांकि कुछ तकनीकें जैसे आइस ब्रेकर या शारीरिक संकेत तुरंत तालमेल बिठा सकती है, लेकिन गहरी और भरोसेमंद दोस्ती के लिए समय चाहिए। मित्रता के सूत्र के सभी चारों कारकों, निकटता, आवृत्ति, अवधि, तीव्रता को धैर्य के साथ बनाना पड़ता है। वे चेतावनी देते हैं कि कभी भी किसी को तुरंत सबसे अच्छा दोस्त बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बनावटी लगता है और अक्सर इसका असर उल्टा होता है। इन तकनीकों में महारत इसी में है कि आप धैर्य और प्रामाणिकता के साथ
रिश्तों को समय के साथ गहरा करें, न कि कोई शॉर्टकट ढूंढे। शेफर अपने सालों के अनुभव को याद करते हुए कहते हैं कि उनकी सबसे गहरी और विश्वसनीय पेशेवर रिश्ते, जो उनके एफबीआई के काम के लिए बेहद जरूरी थे, कभी एक दिन में नहीं बने। वे सालों के निरंतर और धैर्यपूर्ण अभ्यास से बने, एक सच्ची और धीरे धीरे विकसित होने वाली भरोसे की प्रक्रिया के जरिए। इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझिए। एक इंसान जो नए लोगों के साथ जबरदस्ती सबसे अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करता है, वो अक्सर असहज महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान धैर्य और निरंतरता के साथ इन सिद्धांतों को निभाता है, वो स्वाभाविक रूप से गहरे और स्थायी रिश्तों का निर्माण करता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये रिश्ते के विकास के चरणों, रिलेशनशिप डेवलपमेंट स्टेजेस रिसर्च की रिसर्च से जुड़ा हुआ है। सामाजिक मनोविज्ञान ये दिखाता है कि सच्ची अंतरंगता और भरोसा कुछ अनुमानित चरणों से गुजरते हैं, जिनमें समय लगता है, और उन्हें जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश अक्सर रिश्ते को अटपटा और असहज बना देती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? इन सिद्धांतों को किसी जादुई नुस्खे की तरह नहीं, बल्कि एक जीवन भर की प्रैक्टिस की तरह देखिए। तुरंत नतीजों की उम्मीद किए बिना इन्हें पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ लागू कीजिए और समय को अपना काम करने दीजिए। एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी ऐसे रिश्ते को चुनिए जिसे आप धैर्य और निरंतरता के साथ और अधिक गहरा करना चाहते हैं, और आज से ही उस पर काम शुरू कीजिए। एक शक्तिशाली सोच। सबसे अच्छे रिश्ते उन पेड़ों की तरह होते हैं जिन्हें उगने में समय लगता है, लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी और अटूट होती है। चैप्टर 17, मित्रता का बैंक खाता, दी फ्रेंडशिप बैंक अकाउंट। हर रिश्ता एक बैंक खाते की तरह काम करता है। सकारात्मक बातचीत, जमा, डिपॉजिट्स है, और नकारात्मक या उपेक्षित व्यवहार, निकासी, विथड्रॉल्स है। सच्चा भरोसा तभी बनता है जब आपके खाते में लगातार ज्यादा जमा होता रहे। लेखक एक बहुत ही व्यावहारिक रूपक समझाते हैं। हर छोटी सी सकारात्मक बातचीत, सच्ची तारीफ, एक मदद या एक सुखद बातचीत एक जमात है जो रिश्ते के भरोसे की पूंजी को बढ़ाता है। हर नकारात्मक बातचीत, वादा तोड़ना, आलोचना या उपेक्षा एक निकासी है। जब आपके खाते में एक स्वस्थ बैलेंस होता है, तो रिश्ता छोटी मोटी गलतियों या मनमुटाव को आसानी से झेल लेता है। लेकिन यदि बैलेंस पहले से ही कम है, तो एक छोटी सी नकारात्मक बात भी रिश्ते को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि बड़े बड़े प्रदर्शनों के बजाय लगातार की गई छोटी छोटी सकारात्मक निवेश, इन्वेस्टमेंट्स ही रिश्ते की असली सुरक्षा बनाती है। इसे दो सहकर्मियों के उदाहरण से समझिए। एक रिश्ता जिसमें लगातार छोटी छोटी सकारात्मक बातचीत, सच्चा अभिवादन, छोटी मदद, सराहना थी, वो एक बड़े विवाद के बाद भी सलामत रहा, क्योंकि उनका भरोसे का बैलेंस बहुत ऊंचा था। इसके उलट एक दूसरा रिश्ता जिसमें निवेश बहुत कम था, वो एक छोटी सी बहस के बाद पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वहां कोई बफर नहीं था। ये बात प्रसिद्ध संबंध मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमन की रिश्तों की स्थिरता पर की गई रिसर्च से जुड़ी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि स्थिर रिश्तों में सकारात्मक और नकारात्मक बातचीत का अनुपात अक्सर 5:1 या उससे अधिक बहुत ऊंचा होता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने महत्वपूर्ण रिश्तों में होशपूर्वक छोटे छोटे सकारात्मक जमा कीजिए। सच्ची सराहना, छोटी मदद, नियमित सकारात्मक चेक इन, न कि सिर्फ कभी कभार किए जाने वाले बड़े बयानों या तोहफों पर निर्भर रहिए। एक अभ्यास कीजिए। अपनी किसी बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते में आज एक छोटा सा सकारात्मक जमा, डिपॉजिट कीजिए। एक शक्तिशाली सोच। रिश्ते हर रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों की कमाई है। आप जितना अधिक सकारात्मक निवेश करेंगे, आपका रिश्ता उतना ही सुरक्षित और खुशहाल होगा। चैप्टर 18, मेल खाने की सूक्ष्म कला, मिररिंग,
द सटल आर्ट ऑफ मैचिंग, चुपचाप और सूक्ष्म तरीके से किसी की शारीरिक भाषा, आवाज के उतार चढ़ाव, टोन या बात करने की रफ्तार, स्पीच पेस को मिरर करना बिना इसके बनावटी या दिखावटी लगे, अनजाने में भरोसे और तालमेल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेखक समझाते हैं कि जब दो लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे तालमेल में होते हैं तो वे अनजाने में एक दूसरे की शारीरिक मुद्रा, आवाज और यहां तक कि बात करने की गति को भी कॉपी करने लगते हैं। ये इस बात का एक प्राकृतिक संकेत है कि उनके बीच जुड़ाव बन रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रक्रिया उल्टी भी काम करती है। जब हम होशपूर्वक और बड़े सधे हुए तरीके से किसी की नकल करते हैं, जैसे उनकी बैठने की मुद्रा, उनकी ऊर्जा का स्तर या उनके बोलने की रफ्तार, तो हम अनजाने में उनके मन में हमारे प्रति अपनापन और आराम की भावना पैदा कर देते हैं। वे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यह प्रक्रिया बेहद सूक्ष्म, सटल और प्राकृतिक होनी चाहिए, वरना साफ साफ नकल करना डरावना, क्रीपी या बनावटी लग सकता है। किताब में एक बातचीत का उदाहरण दिया जाता है जहां शेफर ने बातचीत के दौरान अपने सामने वाले व्यक्ति की बोलने की रफ्तार और आवाज के लहजे को बहुत ही सधे हुए तरीके से मैच किया। जब सामने वाला व्यक्ति धीरे और संभल कर बोल रहा था तो शेफर ने भी अपनी रफ्तार धीमी कर दी, और जब सामने वाले की ऊर्जा बढ़ी तो शेफर ने भी अपनी ऊर्जा को उसके अनुसार ढाल लिया। इस सूक्ष्म मिररिंग की वजह से उनके बीच तालमेल और सहयोग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, और सामने वाले को यह एहसास तक नहीं हुआ कि यह सब कैसे हो रहा है। इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझिए। एक सेल्स पर्सन जो अपने बहुत तेज बोलने वाले और ऊर्जावान ग्राहक के साथ बेहद धीमी और उबाऊ आवाज में बात करता है, वहां दोनों के बीच एक मानसिक दूरी, डिस्कनेक्ट बन जाती है। वही दूसरा सेल्स पर्सन जो ग्राहक की ऊर्जा और रफ्तार को सूक्ष्मता से मैच करता है, वहां एक स्वाभाविक तालमेल तुरंत बन जाता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये कैमेलियन इफेक्ट की सोशल साइकोलॉजी रिसर्च से जुड़ा हुआ है, जिसे टाइनिया स्ट्रैंड और जॉन बार्ग ने अपने प्रसिद्ध शोध में दिखाया था। यह साबित करता है कि सूक्ष्म व्यवहारिक नकल अनजाने में पसंद किए जाने की भावना और तालमेल को तेजी से बढ़ा देती है, बिना इसके कि लोग इसके प्रति सचेत रूप से जागरूक हों। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी बातचीत में सामने वाले की शारीरिक भाषा, आवाज या बोलने की गति को बहुत ही स्वाभाविक और गैर दिखावटी तरीके से मैच करने की कोशिश कीजिए। एक अभ्यास कीजिए। अपनी अगली बातचीत में सामने वाले व्यक्ति के बोलने की रफ्तार या ऊर्जा के स्तर को बहुत ही हल्के और स्वाभाविक तरीके से मैच करने की कोशिश कीजिए। एक शक्तिशाली सोच। जब आप किसी की लय में ढल जाते हैं तो शब्द अपने आप कम और दिलों के तार ज्यादा जुड़ने लगते हैं। चैप्टर 19, नामों की ताकत, द पावर ऑफ नेम्स। किसी का नाम याद रखना और उसे बातचीत के दौरान स्वाभाविक और उचित तरीके से इस्तेमाल करना संबंधों को जोड़ने का एक बेहद शक्तिशाली और ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। लेखक समझाते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसका अपना नाम उसकी पहचान से जुड़ा हुआ दुनिया का सबसे प्यारा और व्यक्तिगत शब्द होता है। जब कोई उस नाम को याद रखता है और उसे दिल से स्वाभाविक रूप से पुकारता है तो सामने वाला इंसान अनजाने में खुद को बहुत सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस करता है। बहुत से लोग नाम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वे पहली बार परिचय के समय पूरा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। वे उस वक्त अपने दिमाग में अपनी अगली बात की तैयारी कर रहे होते हैं, न कि सामने वाले के नाम को अपने भीतर उतार रहे होते हैं। इसके लिए लेखक कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। परिचय के तुरंत बाद नाम को दोहराना। राहुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बातचीत के दौरान नाम को बहुत स्वाभाविक रूप से कभी कभार इस्तेमाल करना, बिना जरूरत से ज्यादा बार लिए, और यदि आप भूल जाए तो विनम्रता से दोबारा पूछ लेना, जो कि किसी का गलत नाम लेने से कहीं बेहतर है। किताब में एक नेटवर्किंग प्रोफेशनल का उदाहरण दिया जाता है जो होशपूर्वक हर नए मिलने वाले व्यक्ति का नाम तुरंत दोहराता था और बातचीत में उसे 2-3 बार स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करता था।
लोग हमेशा इस बात की तारीफ करते थे कि वो इंसान कितना परवाह करने वाला और ध्यान देने वाला है। और ये सब सिर्फ एक छोटी सी आदत की वजह से था, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति जो किसी से मिलते ही उसका नाम भूल जाता है और पूरे समय बिना नाम लिए बात करता है, वो बातचीत थोड़ी बेजान और औपचारिक लगती है। वही दूसरा इंसान जो नाम को स्वाभाविक और प्यार से इस्तेमाल करता है, वो बातचीत को तुरंत गर्मजोशी से भर देता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये सेल्फ रेफरेंशियल प्रोसेसिंग रिसर्च से जुड़ा हुआ है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन ये दिखाते हैं कि अपना नाम सुनना हमारे दिमाग में अन्य शब्दों की तुलना में बहुत तेज और अलग तरह की सक्रियता, हाइटेंड एक्टिवेशन पैदा करता है, जो इसकी अनूठी मनोवैज्ञानिक अहमियत को साबित करता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? किसी से मिलते वक्त उनके नाम को तुरंत दोहराइए और बातचीत के दौरान उसे बहुत ही स्वाभाविक तरीके से इस्तेमाल कीजिए, बिना उसे बार बार दोहराकर बोर किए। एक अभ्यास कीजिए। नए व्यक्ति से परिचय के दौरान तुरंत उसका नाम दोहराइए और उसे बातचीत में याद रखने की कोशिश कीजिए। एक शक्तिशाली सोच। किसी के नाम से बढ़कर इस दुनिया में उसके लिए कोई दूसरा प्रिय शब्द नहीं होता। जब आप उसका नाम सम्मान से लेते हैं, तो आप सीधे उसके दिल में उतर जाते हैं। चैप्टर 20, मुश्किल और जिद्दी व्यक्तित्वों से निपटना, नेविगेटिंग डिफिकल्ट पर्सनालिटीज। कुछ लोग स्वभाव से ही बहुत मुश्किल, रक्षात्मक, डिफेंसिव या असहयोगी होते हैं। किताब के सिद्धांत इन लोगों से डील करने में भी हमारी मदद करते हैं, बशर्ते हमारे पास अपार धैर्य और निरंतर गैर खतरनाक रवैया हो। लेखक अपने FBI के अनुभवों से ये बहुत गहरी सीख देते हैं कि कठिन और असहयोगी लोगों के साथ अत्यधिक धैर्य की जरूरत होती है। उनका रक्षात्मक रवैया अक्सर उनके अतीत के बुरे अनुभवों की वजह से होता है, न कि आपके प्रति किसी व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से। लगातार, अनुमानित और गैर खतरनाक व्यवहार समय के साथ धीरे धीरे उनके सुरक्षा कवच को गिरा सकता है, भले ही इसके नतीजे तुरंत सामने न आए। वे चेतावनी देते हैं कि मुश्किल लोगों के सामने जल्दी हार मान लेना या झुंझलाकर आक्रामक व रक्षात्मक हो जाना उनकी उन नकारात्मक उम्मीदों को सच साबित कर देता है, जिससे वे और ज्यादा सिकुड़ जाते हैं और कभी नहीं खुलते। किताब में एक बेहद जिद्दी और असहयोगी FBI सूत्र का उदाहरण दिया जाता है, जो महीनों तक कोई सहयोग नहीं कर रहा था। शेफर ने बिना किसी झुंझलाहट के लगातार और धैर्य के साथ अपना गैर खतरनाक रवैया बनाए रखा, और महीनों की मेहनत के बाद सिर्फ उसी निरंतर धैर्य की वजह से उस सूत्र का भरोसा जीता जा सका, न कि किसी एक जादुई तरकीब से। इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझिए। एक इंसान जो अपने किसी मुश्किल सहकर्मी से तंग आकर उससे बात करना ही छोड़ देता है, उनके बीच का रिश्ता हमेशा के लिए कड़वा हो जाता है। वही दूसरा इंसान जो पूरी सहनशीलता और निरंतरता के साथ सकारात्मक रवैया बनाए रखता है, समय के साथ उस रिश्ते को सुधार लेता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये अटैचमेंट और ट्रस्ट बिल्डिंग रिसर्च से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान ये सिखाता है कि रक्षात्मक और दूरी बनाए रखने वाले स्वभाव के लोगों को भरोसा करने में ज्यादा समय लगता है, और केवल निरंतर, धैर्यवान और सुरक्षित बातचीत ही उन्हें धीरे धीरे खुलने पर मजबूर करती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? किसी भी मुश्किल इंसान के साथ काम करते वक्त अतिरिक्त धैर्य और निरंतरता रखिए, ये समझते हुए कि उनका अड़ियल रवैया व्यक्तिगत नहीं बल्कि उनकी अपनी सुरक्षा का एक तरीका है। एक अभ्यास कीजिए। अपने जीवन के किसी सबसे चुनौतीपूर्ण रिश्ते के बारे में सोचिए और उसके साथ एक छोटा, गैर खतरनाक और निरंतर सकारात्मक कदम उठाने की योजना बनाइए। एक शक्तिशाली सोच। जिद्दी और मुश्किल लोग असल में वे लोग होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल की जरूरत होती है। जब आपका धैर्य चट्टान की तरह अडिग रहता है, तो सबसे सख्त दिल भी पिघल जाते हैं। चैप्टर 21, एक सहज और मिलनसार इंसान के रूप में जीना, लिविंग एज अ नेचुरली लाइकेबल पर्सन
इस किताब का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश यह है कि लोगों को पसंद आना, लाइकेबिलिटी, कोई ऐसा नाटक या परफॉर्मेंस नहीं है जिसे कभी कभार अपनी जरूरत के हिसाब से चालू कर लिया जाए। ये जीने का एक ऐसा निरंतर और सच्चा तरीका है जिसे जब आप अपने भीतर उतार लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी समृद्ध और सुंदर बन जाती है। लेखक इस किताब का समापन एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष के साथ करते हैं। हालांकि हर एक तकनीक अपने आप में कीमती है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब ये सभी तकनीकें आपके स्वभाव और चरित्र का एक स्थायी हिस्सा बन जाती है। दूसरों के प्रति सच्ची जिज्ञासा, लगातार अपनापन और होशपूर्वक हर किसी को अहमियत देना। वे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई ऐसा मुखौटा नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ किसी नेटवर्किंग पार्टी में पहना जाए। सच्चे और मिलनसार लोग अपनी इस गर्माहट को हर किसी के साथ, चाहे वो सामने खड़ा कोई वेटर हो या कंपनी का कोई बड़ा सीईओ, पूरी ईमानदारी से दिखाते हैं। यही बात उन्हें सिर्फ मतलबी या रणनीतिक तौर पर चालाक नहीं, बल्कि दिल से करिश्माई और लोकप्रिय बनाती है। किताब के अंत में शेफर अपने खुद के दशकों के अनुभव को साझा करते हैं। कैसे उनकी खुद की निरंतर प्रैक्टिस ने उन्हें दिल से एक ज्यादा गर्मजोशी से भरा, जिज्ञासु और मिलनसार इंसान बना दिया है। ये सिर्फ उनके पेशेवर जीवन में ही नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी उनके काम आया, जो उन्हें इस अनमोल कला को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक इंसान जो सिर्फ बड़े और खास लोगों के साथ मीठा बोलता है और छोटे या आम कर्मचारियों जैसे सर्विस स्टाफ की तरफ देखता तक नहीं, वो अपने भीतर के खोखलेपन को दिखाता है जिसे लोग समय के साथ भांप जाते हैं। वही दूसरा इंसान जो हर किसी के साथ एक जैसी गर्माहट और सच्ची दिलचस्पी दिखाता है, वो अपने सभी रिश्तों में गहराई से लोकप्रिय और आदरणीय बन जाता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये ट्रेट कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिक चारिश्मा रिसर्च से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान ये साबित करता है कि चुनिंदा जगहों पर नहीं, बल्कि हर बातचीत में लगातार दिखाई जाने वाली सच्ची गर्माहट ही लंबे समय तक चलने वाला भरोसा और लोकप्रियता पैदा करती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? इन सभी सिद्धांतों को सिर्फ कुछ समय के लिए अपनाने के बजाय अपने स्वभाव का हिस्सा बनाइए। हर किसी के साथ, हर परिस्थिति में, न कि सिर्फ तब जब आपका अपना कोई स्वार्थ जुड़ा हो। एक अभ्यास कीजिए, अपनी इस पूरी यात्रा पर विचार कीजिए और ये पक्का कीजिए कि आप इन सिद्धांतों को बिना किसी स्वार्थ के हर इंसान के साथ लगातार और पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। एक शक्तिशाली सोच, मिलनसार होना कोई तरीका नहीं है, ये तो आपके होने का अंदाज है। जब आपकी गर्माहट हर किसी के लिए एक जैसी होती है तो पूरी दुनिया आपकी अपनी बन जाती है। चैप्टर 22, पहले 2 मिनट का पहला प्रभाव, दी 2 मिनट फर्स्ट इंप्रेशन। किसी भी इंसान के साथ शुरुआती 2 मिनट की बातचीत किसी के भी मन में आपके प्रति एक ऐसा गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ती है जिसे बाद में बदलना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए इन शुरुआती पलों को समझदारी से संवारना आपके पूरे रिश्ते की दिशा तय कर सकता है। लेखक समझाते हैं कि पहली मुलाकात के शुरुआती 2 मिनट और खासकर पहले 30 सेकंड किसी भी रिश्ते की नींव का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना देते हैं। वे सुझाव इन शुरुआती और बेहद अहम पलों में होशपूर्वक ध्यान देने के लिए कुछ खास बातें बताते हैं। एक सच्ची मुस्कान और आंखों के मेल, आई कांटेक्ट के साथ शुरुआत करें। बातचीत की शुरुआत करने के लिए एक गर्मजोशी और गैर खतरनाक बयान या सवाल चुनें और अपना पूरा ध्यान बिना फोन या अन्य भटकावों के सामने वाले को दें। ये शुरुआती निवेश, भले ही सिर्फ 2 मिनट का हो, पूरे रिश्ते के भविष्य को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। किताब में एक हायरिंग मैनेजर का उदाहरण दिया जाता है जिसने इंटरव्यू के शुरुआती 2 मिनटों को पूरी तरह से संवार लिया। सच्ची गर्माहट, पूरा ध्यान और एक आरामदायक शुरुआत के साथ। जो उम्मीदवार उस इंटरव्यू में आते थे, वे चाहे कितने भी कठिन सवालों से गुजरें, हमेशा यही कहते थे कि उन्हें उस इंटरव्यू के दौरान खुद के बेहद सम्मानित होने का एहसास हुआ।
और ये सब सिर्फ उन शुरुआती 2 मिनटों के जादू की वजह से था। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक इंसान जो अपनी पहली मीटिंग में भटका हुआ और जल्दबाजी में दिखाई देता है, वो सामने वाले के मन में एक नकारात्मक और हमेशा रहने वाली छाप छोड़ देता है। वही दूसरा इंसान जो अपनी पहली बातचीत के पहले 2 मिनटों में अपना पूरा ध्यान और सच्ची गर्माहट देता है, वो एक ऐसा सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है जो आगे चलकर पूरे रिश्ते को मजबूत बना देता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये प्राइमेसी इफेक्ट की जानी मानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये साबित करती है कि पहली बार मिलने पर मिलने वाली जानकारी, फर्स्ट इंप्रेशन, बाद की किसी भी दूसरी जानकारी के मुकाबले हमारे पूरे नजरिए पर सबसे भारी पड़ती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपनी हर नई मुलाकात के पहले 2 मिनटों को होशपूर्वक बेहतरीन बनाइए। पूरा ध्यान दीजिए, सच्ची गर्माहट रखिए और बातचीत की शुरुआत बहुत ही आरामदायक तरीके से कीजिए। एक अभ्यास कीजिए। किसी नए व्यक्ति से अपनी अगली मुलाकात के दौरान पहले 2 मिनटों में अपना पूरा ध्यान और सच्ची गर्माहट देने का जानबूझकर अभ्यास कीजिए। एक शक्तिशाली सोच, शुरुआत चाहे जितनी छोटी हो, अगर वो दिल से की जाए तो वो 2 मिनट की मुलाकात भी जिंदगी भर का रिश्ता बन सकती है। चैप्टर 23, भावनात्मक संक्रमण। आपकी भावनाएं दूसरों को प्रभावित करती है। इमोशनल कॉन्टेजन, योर मूड अफेक्ट्स अदर्स। भावनाएं, और विशेष तौर पर गहरी भावनाएं, अनजाने में एक दूसरे में फैलती है, कॉन्टेजियस होती है। आपका अपना मूड और आपकी ऊर्जा सीधे तौर पर सामने वाले के एहसासों को प्रभावित करती है। इसलिए इसे होशपूर्वक संभालना आपके सबसे जरूरी रिश्तों की रक्षा करता है। लेखक समझाते हैं कि इमोशनल कॉन्टाइन एक वैज्ञानिक रूप से साबित सत्य है जिसमें हमारा मिजाज बिना कुछ कहे अनजाने में दूसरों के मिजाज को डुबो देता है। यदि आप किसी के सामने घबराहट या नकारात्मक ऊर्जा के साथ जाते हैं, तो सामने वाला भी बिना एक शब्द कहे वही नकारात्मकता अपने अंदर खींच लेता है। इसके बिल्कुल विपरीत शांत और सकारात्मक ऊर्जा भी उतनी ही तेजी से फैलती है। वे सुझाव देते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत में जाने से पहले अपनी भावनात्मक स्थिति को होशपूर्वक संभालें। यदि आप तनाव में हैं या नकारात्मक महसूस कर रहे हैं, तो बातचीत से पहले खुद को शांत करने के लिए थोड़ा वक्त लें, ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा सामने वाले में ट्रांसफर न हो। किताब में एक मैनेजर का उदाहरण दिया जाता है जो बिना ये समझे अपने तनाव को अपनी टीम की बैठकों में लीक कर रहा था। नतीजतन टीम का कुल उत्साह और काम करने की रफ्तार लगातार गिर रही थी, और यह सब सिर्फ उस मैनेजर की छिपी हुई और फैलने वाली तनाव भरी ऊर्जा की वजह से हो रहा था। जब उस मैनेजर ने बैठकों में जाने से पहले अपनी मनस्थिति को संभालना शुरू किया, तो टीम की ऊर्जा और प्रदर्शन दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ। इसे अपने जीवन के एक उदाहरण से समझिए। एक इंसान जो तनाव और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ किसी महफिल में आता है, वो पूरे कमरे के माहौल को भारी कर देता है। वही दूसरा इंसान जो शांत और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, वो अनजाने में पूरे कमरे के लोगों का हौसला बढ़ा देता है। मनोविज्ञान की दुनिया में ये इमोशनल कॉन्टेंट रिसर्च एलेन हैटफील्ड्स फाउंडेशनल वर्क ऑन इमोशनल कॉन्टेजन से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि इंसान अनजाने में एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और शारीरिक मुद्राओं की नकल करते हैं, जिससे उनकी असली भावनाएं भी आपस में अदला-बदली हो जाती है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? किसी भी महत्वपूर्ण मुलाकात से पहले अपनी भावनाओं को खुद जांचिए, और यदि जरूरत हो तो शांत व सकारात्मक ऊर्जा में लौटने के लिए कुछ पल का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। एक अभ्यास कीजिए। अपनी किसी भी अगली महत्वपूर्ण बातचीत से ठीक पहले 30 सेकंड के लिए अपनी सांसों और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह शांत और स्थिर कीजिए। एक शक्तिशाली सोच, आपकी ऊर्जा वही भाषा बोलती है जो शब्द कभी नहीं कह सकते। जब आप अपने भीतर शांति रखते हैं, तो आपका पूरा परिवेश खुद ब खुद रोशन हो जाता है। चैप्टर 24, सच्ची निकटता का विस्तार, रिपल इफेक्ट।
द रिपल इफेक्ट ऑफ जेन्युइन कनेक्शन। संबंध बनाने के हुनर सिर्फ आपके व्यक्तिगत रिश्तों को ही बेहतर नहीं बनाते, वे एक ऐसा रिपल इफेक्ट पैदा करते हैं जो पूरे समुदाय, कार्यस्थलों और सामाजिक नेटवर्क को सकारात्मक रूप से बदल देता है। लेखक अपने इस व्यापक दृष्टिकोण में समझाते हैं कि जब लोग दिल से मिलनसार बनने और जुड़ने के तरीकों को अपनाते हैं, तो इसका असर सिर्फ उनके अपने रिश्तों तक सीमित नहीं रहता। उनकी सकारात्मक ऊर्जा, भरोसा और गर्माहट दूसरों को भी वैसी ही अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एक सच्चा और जुड़ाव महसूस करने वाला इंसान अपने आसपास के लोगों को भी ज्यादा खुला और भरोसेमंद बना देता है, जिससे एक अद्भुत सामाजिक चक्र शुरू हो जाता है। किताब में एक वर्कप्लेस का उदाहरण दिया जाता है, जहां एक मैनेजर ने अपनी टीम के साथ इन सिद्धांतों को अपनाया। सच्ची बात सुनना, सराहना करना और लगातार अपनापन दिखाना। ये ऊर्जा पूरी टीम में फैल गई और टीम के लोगों ने भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पेश आना शुरू कर दिया। नतीजतन सिर्फ एक इंसान की निरंतर कोशिश से पूरी कंपनी का माहौल बदल गया। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की ये सोशल नेटवर्क इफेक्ट्स रिसर्च दिखाती है कि सकारात्मक व्यवहार जैसे भरोसा और अपनापन सिर्फ आमने सामने के रिश्तों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे दूर दूर तक फैलते चले जाते हैं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? इस बात को समझें कि आपकी अपनी गर्माहट और अपनेपन का ये हुनर सिर्फ आपके व्यक्तिगत दायरे को नहीं, बल्कि आपके पूरे सामाजिक घेरे को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। एक अभ्यास कीजिए। आज किसी के साथ एक सच्ची और गर्मजोशी भरी बातचीत कीजिए और महसूस कीजिए कि ये आपके आसपास के माहौल में कैसा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। एक शक्तिशाली सोच, आपकी एक छोटी सी गर्माहट सिर्फ सामने वाले का दिन नहीं बनाती, बल्कि वो पूरे समाज में अच्छाई की एक ऐसी लहर पैदा कर देती है जो लौटकर आपके पास ही वापस आती है। चैप्टर 25, प्रशंसा को स्वीकार करना और संवेदनशील होना। हैंडलिंग प्रेज एंड बीइंग वल्नरेबल। सच्चे जुड़ाव के लिए सिर्फ दूसरों को सराहना या तारीफ देना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद को थोड़ा खोलना, वल्नरेबल होना और सच्ची तारीफ व समर्थन को स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। एक तरफा देने वाले रिश्ते हमेशा असंतुलित हो जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि बहुत से लोग, खास तौर पर वे जो जानबूझकर पसंदीदा, लाइकेबल बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ देने की भूमिका में रहते हैं, जैसे तारीफ करना या हौसला बढ़ाना, लेकिन खुद कभी अपने दिल की बात या अपनी कमजोरियां साझा नहीं करते। इससे एक सूक्ष्म असंतुलन पैदा हो जाता है। सच्ची दोस्ती हमेशा आपसी लेन देन, म्यूचुअल होती है, जिसमें दोनों लोग अपनी भावनाएं और अपनी मुश्किलें साझा करते हैं। किताब में एक ऐसे पेशेवर का उदाहरण दिया जाता है जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ देने वाला, गिवर बना रहा। वो सबकी मदद करता था, लेकिन कभी अपनी खुद की उलझनें साझा नहीं करता था। लोग उसे अच्छा लेकिन दूर का मानते थे, लेकिन जब उसने धीरे धीरे अपनी असली भावनाएं साझा करनी शुरू की, तो उसके रिश्ते सचमुच गहरे और आपसी मेल मिलाप वाले बन गए। मनोविज्ञान की दुनिया में ये भेद्यता और पारस्परिक आत्म प्रकटीकरण रिसर्च, वल्नरेबिलिटी एंड रेसिप्रोकल सेल्फ डिस्क्लोजर रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ये साबित करती है कि सच्ची और आपसी संवेदनशीलता ही गहरे और प्रामाणिक रिश्तों की असली नींव है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने करीबी रिश्तों में सिर्फ देने वाले मत बनिए, बल्कि धीरे धीरे अपनी सच्ची भावनाएं और अपनी छोटी मोटी उलझनें भी साझा कीजिए। एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी बेहद करीबी रिश्ते में आज अपनी किसी वास्तविक भावना या छोटी सी उलझन को पूरी सहजता के साथ साझा कीजिए। एक शक्तिशाली सोच, जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाना बंद कर देते हैं और अपनों के सामने सच्चे रूप में आते हैं, तो रिश्ते कागज के नहीं बल्कि फौलाद के बन जाते हैं। चैप्टर 26, आपकी व्यक्तिगत आकर्षण कार्य योजना, योर पर्सनल लाइकेबिलिटी एक्शन प्लान। इस किताब के सभी 24 सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक ठोस, व्यक्तिगत और टिकाऊ अभ्यास के रूप में ढालना ही
सच्ची और स्थायी सफलता की कुंजी है। लेखक इस किताब का समापन एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह के साथ करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हर पाठक को अपनी एक व्यक्तिगत मिलनसारिता कार्य योजना, लाइकेबिलिटी एक्शन प्लान बनानी चाहिए। इसमें उन सिद्धांतों को चुनें जो आपकी अपनी खास चुनौतियों जैसे सामाजिक झिझक, मुश्किल रिश्ते या डिजिटल नेटवर्किंग से सबसे ज्यादा मेल खाते हों। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी इंसान एक साथ सारे सिद्धांतों में माहिर नहीं हो सकता। बेहतर तरीका यह है कि आप अपनी पसंद के 2 या 3 सिद्धांत चुनें, उन्हें गहराई से अपने जीवन में उतारें और फिर धीरे धीरे नए सिद्धांतों को जोड़ें। किताब के अंत में शेफर अपने खुद के लंबे करियर को याद करते हुए यही समझाते हैं कि उन्होंने भी एक बार में सब कुछ सीखने के बजाय धीरे धीरे एक एक सिद्धांत पर महारत हासिल की थी। यही धीमी और निरंतर प्रक्रिया उनकी अपनी सफलता का आधार बनी। मनोविज्ञान की दुनिया में ये आदत के निर्माण और व्यवहार में बदलाव की रिसर्च, बिहेवियर चेंज एंड हैबिट स्टैकिंग रिसर्च से जुड़ी हुई है। ये बताती है कि एक बार में बहुत सारे बदलाव करने के बजाय धीरे धीरे और केंद्रित होकर अभ्यास करना ज्यादा असरदार होता है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? अपने लिए इस किताब से 2 या 3 सबसे जरूरी सिद्धांत चुनिए, उन्हें पूरी गहराई से अपनी आदत बनाइए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक अभ्यास कीजिए। अभी इस किताब से अपने लिए सबसे ज्यादा काम के 2 या 3 सिद्धांत चुनिए और लिखिए कि कल से आप उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे। एक शक्तिशाली सोच। बदलाव रातों रात नहीं होता। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सही दिशा में चलते हैं तो एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आउटरो चैप्टर सारांश एक नजर में। द फ्रेंडशिप फॉर्मूला। निकटता, बारंबारता, अवधि और तीव्रता, ये 4 कारक हमारे रिश्तों को गहरा बनाते हैं। मित्रता का स्वर्णिम नियम। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। गैर शाब्दिक संकेत। भौहों का उठना, आईब्रो फ्लैश, सिर झुकाना और सच्ची मुस्कान तुरंत तालमेल बनाते हैं। बातचीत की शुरुआत। आइस ब्रेकर सीधे सवाल पूछने के बजाय सामान्य टिप्पणियां या छोटी मदद मांगना बेहतर होता है। लोगों को पढ़ना। शरीर की भाषा से सामने वाले की रुचि या बेचैनी को पहचानना सीखें। प्लेटिनम नियम। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा वे चाहते हैं, न कि जैसा आप चाहते हैं। सक्रिय रूप से सुनना और पुष्टि करना। दिल से सुनना और सामने वाले की भावनाओं को स्वीकार करना गहरा भरोसा पैदा करता है। रिश्तों को संवारना। नियमित देखभाल और सच्ची माफी रिश्तों को टूटने से बचाती है। डिजिटल युग में चारिश्मा। ऑनलाइन बातचीत में भी अपने संदेशों को व्यक्तिगत और गर्मजोशी से भरा रखें। सार्थक रिश्तों का निर्माण। इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की आदत बना लें। सुरक्षित दायरा। शांत और अनुमानित व्यवहार से दूसरों को अपने पास सुरक्षित महसूस कराएं। तारीफ की कला। आम तारीफों के बजाय किसी की अनदेखी खूबियों की सराहना करें। सामाजिक झिझक से पार पाना। छोटे छोटे और धीरे धीरे उठाए जाने वाले कदमों से अपने डर को जीते। साझा अनुभव। मिलकर उठाए गए छोटे कदम या अनोखे अनुभव गहरा रिश्ता बनाते हैं। हास्य की भूमिका। आत्मव्यंग्य और सहज मजाक से तनाव पल भर में दूर हो जाता है। धैर्य का खेल। गहरे रिश्ते समय और निरंतरता मांगते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता। मित्रता का बैंक खाता। रोज की जाने वाली छोटी छोटी सकारात्मक बातें ही भरोसे की असली पूंजी है। मिररिंग बातचीत के दौरान सामने वाले की शैली को सूक्ष्मता से मैच करना तालमेल बढ़ाता है। नामों की ताकत। बातचीत में प्यार से नाम का इस्तेमाल करना सामने वाले को खास होने का एहसास कराता है। मुश्किल व्यक्तित्व। असीम धैर्य और निरंतर सकारात्मकता से जिद्दी लोगों के दिल भी जीते जा सकते हैं। मिलनसार इंसान के रूप में जीना। ये कोई ढोंग नहीं, बल्कि आपके जीने का स्वभाव होना चाहिए। पहले 2 मिनट, पहली मुलाकात के शुरुआती पल ही आपके पूरे रिश्ते की दिशा तय करते हैं।
भावनात्मक संक्रमण, इमोशनल कॉन्टेजन आपकी ऊर्जा और आपका मूड अनजाने में दूसरों में फैल जाता है। रिपल इफेक्ट, आपकी सच्ची गर्माहट आपके पूरे समाज और माहौल को बदल सकती है। संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी सिर्फ देना नहीं, अपनी छोटी मोटी कमजोरियों को भी साझा करना रिश्ते को मजबूत बनाता है। आपकी कार्य योजना, एक बार में सब कुछ नहीं, बल्कि 2 से 3 सिद्धांतों को चुनकर उन पर गहराई से काम करें। मूल सीख, कोर टेकअवे, लोगों को पसंद आना या लाइकेबिलिटी कोई जन्मजात खूबी नहीं है। ये एक ऐसा सीखने योग्य हुनर, स्किल है जिसे FBI की परखी हुई तकनीकों से कोई भी अपना सकता है। जैक शेफर का संदेश बहुत सीधा है। सच्चा जुड़ाव कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये आपके छोटे छोटे और सही व्यवहारों का परिणाम है, जिसे दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी शर्मीला क्यों न हो, पूरी सहजता से सीख सकता है। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने रिश्तों में मिठास और गहराई लाना चाहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही जीवन बदलने वाले ऑडियो बुक्स मिलते रहें। कमेंट में हमें जरूर बताएं, आज से आप अपनी जिंदगी में इनमें से किस सिद्धांत को सबसे पहले आजमाने वाले हैं। याद रखिए, दोस्ती कोई इत्तेफाक नहीं, एक कला है। आज से इन तकनीकों को पूरी सच्ची परवाह के साथ अपनाइए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी गहरे और अपनेपन से भरे रिश्तों से महकने लगती है। आपकी अगली बातचीत ही आपके इस नए और मिलनसार स्वरूप को आजमाने का पहला मौका है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।